इस समय की सबसे बड़ी न्यूज रशिया और यूक्रेन युद्ध को लेकर आ रही है और ये न्यूज अपडेट यूरोपियन यूनियन के देशों की हिपोक्रेसी यानी इनके दोगलेपन को लेकर है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अभी कुछ ही महीने पहले ये सभी देश एक साथ मिलकर भारत को टारगेट कर रहे थे और भारत के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि भारत जो रशिया से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस परचेज कर रहा है, ये एक तरह से रशिया और यूक्रेन युद्ध को फंड करना हुआ। और रशिया जो भारत के पैसे से कमाई करके भारत को क्रूड ऑयल बेचकर जो पैसा कमा रहा है, उसी को वो यूक्रेन युद्ध में खर्च कर रहा है। लेकिन आज की डेट में अब जब समय आया है यूक्रेन की मदद करने का, अब इन सभी यूरोपियन यूनियन के देशों ने हाथ पीछे ले लिए हैं और खासकर ये जो यूक्रेन के पड़ोसी देश हैं, इन सब ने मिलकर तो यूक्रेन के ऊपर एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई कर ली है जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मेन न्यूज पर आने से पहले एक बहुत ही बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है जिसको सुनकर आप भी खुश होंगे। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले कल ये रिपोर्ट किया है कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स एक बार फिर से $600 बिलियन का मार्क क्रॉस कर चुके हैं। आरबीआई द्वारा रिलीज डेटा के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में $12.74 बिलियन की बहुत ही बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है और भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स इस समय $609 बिलियन तक पहुंच गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स का ऑल टाइम हाई का आंकड़ा है वो है $645 बिलियन जो भारत ने साल 2021 के अक्टूबर महीने में टच किया था। यूक्रेन युद्ध स्टार्ट होने के बाद भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स लगातार नीचे आ रहे थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में बहुत ही उछाल देखने को मिल रहा है और अगर सेम ट्रेंड आगे भी रहा तो इस साल के अंत तक यानी साल 2023 के अंत तक भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स $645 बिलियन के ऑल टाइम हाई के आंकड़े को भी क्रॉस करके $700 बिलियन तक पहुंच सकते हैं, जो कि भारत के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की खबर है। अब मेन न्यूज की बात करें तो आपको पता ही होगा कि रिसेंटली रशिया मेनलैंड और क्रीमिया को जोड़ने वाले क्रीमिया ब्रिज के ऊपर यूक्रेन ने हमला किया था और एक एक्सप्लोजन करके उसको नष्ट करने की कोशिश की गई थी ताकि जो रशिया की मेनलैंड और क्रीमिया के बीच जो कनेक्टिविटी है इसको प्रभावित किया जा सके और जो रशिया की सेना और ट्रूप्स इस ब्रिज के थ्रू वहां से क्रॉस होते हैं, मूवमेंट होती है, उसको रोका जा सके। अब जो क्रीमिया ब्रिज के ऊपर हमला हुआ था उसमें क्या हुआ कि क्रीमिया ब्रिज पूरी तरह से तो वहां पर नष्ट नहीं हुआ, लेकिन क्रीमिया ब्रिज का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा वहां पर डैमेज हो गया था, जिसके बाद क्रीमिया ब्रिज के ऊपर ट्रैफिक वन वे का चल रहा है। खबर निकल कर आ रही है कि यूक्रेन की सीक्रेट सर्विसेज ने इस क्रीमिया ब्रिज के ऊपर हमला करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था और जैसे ये हमला हुआ उसके बाद से रशिया ने टर्की और यूनाइटेड नेशंस की मदद से जो ब्लैक सी कॉरिडोर और ग्रेन्स एक्सपोर्ट को लेकर यूक्रेन के साथ नेगोशिएशंस की थी, जो एक तरह से डील साइन की थी, उससे रशिया ने बैक ऑफ कर लिया है, यानी एक तरह से उस डील को तोड़ लिया है। और अब रशिया कह रहा है कि वो यूक्रेन को ब्लैक सी के थ्रू वहां से कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट या फिर कोई भी सामान एक्सपोर्ट करने नहीं देगा। इसके अलावा खबर ये भी निकल कर आ रही है कि क्रीमिया ब्रिज के ऊपर अटैक के बाद अब रशिया की फोर्सेस यूक्रेन के जितने भी पोर्ट्स हैं और पोर्ट सिटीज हैं जहां से यूक्रेन अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और ग्रेन्स, सनफ्लावर ऑयल, वेजिटेबल ऑयल्स, ये सब सामान पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता था, उसके ऊपर रशिया अब स्ट्राइक्स कर रहा है और यूक्रेन के जितने भी ब्लैक सी में पोर्ट सिटीज हैं उनको पूरी तरह से नष्ट कर रहा है और पोर्ट्स के ऊपर भी हमले कर रहा है। इसके साथ ही रशिया की तरफ से ये भी स्टेटमेंट आई है कि अभी तक उसके क्रीमिया ब्रिज के ऊपर 2 बार अटैक हो चुके हैं और जो क्रीमिया के सेवेस्टोपोल में रशियन नेवी की ब्लैक सी फ्लीट है उसके ऊपर जो अटैक हुआ था पिछले साल अक्टूबर महीने में, इन सब के पीछे यूक्रेन की सीक्रेट सर्विसेज ही है और यूक्रेन की सीक्रेट सर्विसेज ब्लैक सी एक्सपोर्ट कॉरिडोर का इस्तेमाल करके क्रीमिया और क्रीमिया के ब्रिज के ऊपर वहां पर अटैक कर रही हैं। इसलिए रशिया ने कहा है कि वो इस ब्लैक सी ग्रेन डील से बैक ऑफ कर रहा है, यानी कि पीछे हट रहा है। इसके साथ ही रशिया ने यह भी दावा किया है कि जिन ड्रोन से क्रीमिया के सेवेस्टोपोल में वहां पर अटैक हुआ था और जो क्रीमिया ब्रिज के ऊपर 2 बार अटैक हो चुका है, उसमें जिन ड्रोन्स और एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल किया है वो यूक्रेन की जो पोर्ट सिटीज हैं, जो ब्लैक सी के साथ उसके पोर्ट लगते हैं, वहीं से ओरिजिनेट हुए थे, यानी वहीं से वो आए थे। इसलिए रशिया ने अब यूक्रेन की जितनी भी पोर्ट सिटीज थी उसके ऊपर अटैक स्टार्ट कर दिया है। इसके साथ ही यूक्रेन के पोर्ट्स के ऊपर जो वहां पर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था, जितने भी वेयर हाउसेस थे, जितने भी मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स थे, रशिया की फोर्सेस उसके ऊपर भी एयर स्ट्राइक्स कर रही है। अब इन सब के कारण क्या हुआ है कि यूक्रेन के जितने भी एक्सपोर्ट्स थे वो रातों रात खत्म हो चुके हैं, यानी कि रातों रात जीरो हो चुके हैं और यूक्रेन आज की डेट में पूरी दुनिया को ₹1 का भी सामान एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है और यूक्रेन की सरकार को लगातार कई बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। अभी यूक्रेन के लिए काफी टफ सिचुएशन है क्योंकि पिछले 1 साल से यूक्रेन की सरकार लगातार ग्रेन्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, व्हीट, सनफ्लावर ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, इन सब को एक्सपोर्ट करके कई बिलियन डॉलर्स कमा रही थी, लेकिन अब ये सारी कमाई रातों रात जीरो हो चुकी है।
और यूक्रेन की सरकार के साथ साथ यूक्रेन के वहां पर जितने भी फार्मर्स हैं, जितने भी यूक्रेन के एक्सपोर्टर्स हैं जो ये सारा सामान एक्सपोर्ट करके वहां पर पैसे कमाया करते थे, उनको भी इससे काफी लॉस होने वाला है। अब आप सोचिए कि अगर रशिया आज की डेट में यूक्रेन को ब्लैक सी के रास्ते अपना सामान एक्सपोर्ट करने की परमिशन नहीं दे रहा है, तो इसमें यूक्रेन की मदद करने के लिए कौन से देशों को सामने आना चाहिए था? यानी कि जो यूक्रेन के वेस्टर्न साइड पे जितने भी पड़ोसी देश हैं, जैसे कि पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया, इन सबको सामने आना चाहिए था और इनको ये कहना चाहिए था कि यूक्रेन अगर दुनिया के बाकी हिस्से में अपना सामान एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है तो ये देश यूक्रेन से सामान परचेज करेंगे। लेकिन इन सब देशों ने उल्टा यूक्रेन के साथ ट्रेड के ऊपर बैन लगा दिया है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि यूरोपियन यूनियन के 5 देशों ने यूक्रेन के साथ जो ग्रेन का ट्रेड होता था उसके ऊपर बैन को अगले 5 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है और इस पूरे बैन को साल 2023 के अंत तक थोप दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के जितने भी पड़ोसी देश हैं, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, बल्गेरिया और रोमानिया, इन सब देशों के एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स ने आपस में मिलकर एक मीटिंग की और आपस में एक जॉइंट डिक्लेरेशन साइन किया, जिसमें उन्होंने ये फैसला किया कि साल 2023 यानी 31 दिसंबर तक इनके देश के अंदर यूक्रेन के ग्रेन्स यानी कि यूक्रेन के किसी भी अनाज और जो भी वेजिटेबल प्रोडक्ट्स होंगे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होंगे, यूक्रेन इन 5 देशों की मार्केट में उनको नहीं बेच सकता है। यानी ये 5 देश अपने देश के अंदर यूक्रेन के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और यूक्रेन के ग्रेन्स को एंट्री बिल्कुल नहीं देंगे। इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि अब ये यूक्रेन के खिलाफ नहीं है, ये इस तरह का स्टेप इसलिए उठा रहे हैं ताकि अपने देश के फार्मर्स को सेफगार्ड कर सकें और जो यूक्रेन के सस्ते एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और ग्रेन्स के कारण इन सबको जो नुकसान हो रहा था उससे अपने देश के फार्मर्स यानी अपने देश के किसानों को बचा सकें। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब ये 5 देश मिलकर यूक्रेन के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स या फिर यूक्रेन के ग्रेन्स के ऊपर बैन लगा रहे थे तो इनको बैकलैश तो फेस करना ही पड़ता। इसलिए इन सब देशों ने क्या किया कि यूक्रेन से कह दिया है कि ये देश बेशक यूक्रेन के ग्रेन्स या फिर यूक्रेन के प्रोडक्ट्स को अपने देश की मार्केट का एक्सेस नहीं देंगे, लेकिन ये देश क्या करेंगे कि यूक्रेन के जितने भी ट्रेडर्स यूरोप के बाकी देशों को अपना सामान एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ये अपने देश में उस सारे सामान को ट्रांसपोर्ट करने की परमिशन दे देंगे। यानी कि यूक्रेन के जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो इनके देश में एंटर होंगे और वहीं से यूरोप के दूसरे देशों में एग्जिट कर पाएंगे। यानी इन सब देशों में नहीं बिकेंगे लेकिन यूरोप के बाकी देशों में बिकेंगे। अब आप खुद ही सोचिए कि आज की डेट में जब रशिया ब्लैक सी एक्सपोर्ट कॉरिडोर से पीछे हट गया है, इस समय यूक्रेन को अपने पड़ोसी देशों की सबसे ज्यादा सख्त जरूरत थी, लेकिन इसी समय के ऊपर इन सभी देशों ने मिलकर यूक्रेन के ऊपर जो बैन था उसको अगले 5 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया है और पूरे साल 2023 तक लागू कर दिया है। अब आप सोचिए कि पिछले साल भारत की सरकार भी यही चीज कर रही थी। जिस तरह से आज की डेट में ये अपने फार्मर्स, अपने देश के किसानों के इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर रहे हैं, अपने किसानों को प्राथमिकता दे रहे हैं, ठीक उसी तरह से पिछले साल जब भारत रशिया से सस्ते दामों के ऊपर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस परचेज कर रही थी, उस समय भी भारत की सरकार अपने देश के खुद के लोगों के हितों को प्राथमिकता दे रही थी। लेकिन उस चीज के लिए सभी देश मिलकर भारत को टारगेट कर रहे थे और आज ये वही काम कर रहे हैं जो भारत की सरकार पिछले साल कर रही थी। कहने का मतलब है कि ये जितने भी यूरोपियन यूनियन के देश हैं, इनको भी अब रियलाइज हो रहा है कि ये यूक्रेन के लोगों के जो दुख दर्द हैं उनको अपने देश के खुद के लोगों के दुख दर्द के ऊपर प्राथमिकता नहीं दे सकते हैं। यानी इनको सबसे पहले अपने खुद के देश को देखना होगा, अपने खुद के देश के नागरिकों को वहां पर सर्व करना होगा, उसके बाद यूक्रेन की टेंशन करनी होगी। और सेम चीज पिछले साल भारत कर रहा था, जो कि ये आज कर रहे हैं।